चलिए भाई, ये ऑन्टरप्रेन्योरियल फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज में वी आर ऑन टू आर नेक्स्ट कॉम्पोजिशन, दैट इज नेक्स्ट मैसेज। बी प्रोएक्टिव एंड अप्रोच द बैंक इन केस ऑफ स्ट्रेस। आजकल ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ओटीपी वगैरह काफी होते रहते हैं। तो जैसे बोला जाता है कि किसी इंसान को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, गोल्डन आवर्स। अगर उस मिनट में उसको डॉक्टर का सही इलाज मिल गया तो बच जाएगा, वरना हलवा पूड़ी बढ़ जाएगा। खोपड़े में बात गई। वैसे ही फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में भी फर्स्ट 1 आवर में अगर आपने बैंक को कंप्लेन कर दी तो 99% चांसेस हैं कि आप फ्रॉड से ग्रसित नहीं होंगे और आपके पैसे कहीं पे जाएंगे नहीं। और अगर आप सो रहे हैं, मुथूट फाइनेंस वालों के पास भी नहीं गए, किसी के पास नहीं गए, बैंक के पास नहीं गए, कहीं नहीं गए, तो आपके पैसे चले गए। इज दैट अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कुछ वैसा ही लिखा है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस यू कैन डेफिनेटली अप्रोच टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? बैंक। सो योर एंटरप्राइज इज इन स्ट्रेस एंड यू अप्रीहेंड सम फेलियर कि भाई अब आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप अपनी डेट को पे कर पाए। There is erosion in net worth due to accumulated losses up to the extent of 50% of your company's net worth during the previous accounting year. लॉस इतना ज्यादा हो गया कि वो कैपिटल को खा गया। कैसे खा गया भाई? आपने अकाउंटेंसी में देखा हुआ है कि बैलेंस शीट में आप कैपिटल की वैल्यू में से नेट लॉस को क्या करते हैं बच्चों? माइनस। मान लीजिए किसी के पास 20 लाख रुपए की कैपिटल है और भगवान ना करे मनुष्यत छा गई और 12 लाख रुपए उसका नेट लॉस हो गया, तो अब बेचारे की कैपिटल कितनी बचेगी बच्चों? ओनली एंड ओनली रुपीज 8 लाख। खोपड़े में बात 8 लाख। समझ में आ गया? तो मेनी इंस्टेंसेस अपार्ट फ्रॉम नेट लॉसेस आर ऑल्सो देयर, जहां पे आपको जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया इट विल गो डाउन। तो सर करें क्या इस केस में? चलिए क्या करेंगे भाई। In this case, you can make an application to the bank branch or to the committee that is constituted at the level of the bank to rectify the problems. कोई नुकसान है तो आपके फाइनेंसेस को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं एंड देयर कुड बी रिकवरी। तो पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन। कॉमर्स के बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी रेक्टिफिकेशन सुनते हैं, उनको दिमाग में क्या आता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बैंक और कमेटी में ऑब्टेन अ कमिटमेंट स्पेसिफाइंग एक्शंस एंड टाइमलाइंस फ्रॉम यू टू रेगुलराइज योर अकाउंट। दे में ऑल्सो कंसिडर प्रोवाइडिंग एडिशनल नीड बेस्ड फाइनेंस। डेटर भाग गए आपके, बैड डेट ज्यादा हो गया जिसकी वजह से लॉस हो गया, तो बैंक कहेगा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप एक काम करिए, हमसे उधार ले लीजिए। गॉट इट क्लियर? और हमसे उधार लेने के बाद अपने बिजनेस में पैसे को लगाइए, बाय गुड्स एंड सर्विसेज, रेफर इट टू योर कस्टमर्स एंड मेक प्रॉफिट। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हुआ भाई? कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग योर अकाउंट इफ इट इज वायबल एंड आफ्टर ascertaining that you are not a willful defaulter, no diversion of funds or fraud or malfeasance has taken place। इसका मतलब क्या होता है? लोगों ने विजय माल्या जी का नाम सुना होगा। अब बच्चे कहेंगे सर ये फ्रॉड आदमी, आप इसको जी बोल रहे हैं। अरे, फ्रॉड कर गया इतना बड़ा और सरकार कुछ इसका बिगाड़ नहीं पा रही है, तो भाई जी ही तो बोलूंगा। समझ में आ गया? तो विजय माल्या जी ने फ्रॉड किया क्या था? अपनी कंपनी के नाम पे इन्होंने लोन लिया और उस पैसे को विदेश भेज दिया। क्या बोलकर कि भाई विदेश से हमारी कंपनी का रॉ मटेरियल आता है। आता कुछ भी नहीं था। विदेश में, लंदन में, यूके में जो कंपनी थी, लेटेस्ट से XYZ, वो एक शेल कंपनी थी। काफी बच्चों ने शायद शेल शब्द का मतलब तो सुना ही होगा। शेल होता क्या है पता है आपको? जो कवरिंग होती है एनिमल के ऊपर उसको शेल बोलते हैं, प्रोटेक्शन कवरिंग। तो शेल कंपनी का मतलब फर्जी कंपनी। सिर्फ कंपनी का नाम रजिस्टर करा लिया, लंदन में यूके बेस्ड कंपनी बना दी, और कोई भी बिजनेस वो नहीं करती। और फर्जी बिल आया कि भाई विजय माल्या की जो इंडिया की कंपनी है उन्होंने ये यूके की कंपनी XYZ से $50,000 का सामान खरीदा है, और एक्चुअली कोई सामान नहीं खरीदा। तो $50,000 के सामान की फर्जी रसीद दिखाई गई, बैंक वालों से सेटिंग की गई कि भाई हमको लोन दे दीजिए, हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है, हम यहाँ पे उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, सेल करेंगे, और जो पैसा आएगा उससे हम आपका लोन का रीपेमेंट कर देंगे। तो बैंक ने कहा भाई हर बिजनेसमैन लोन लेता है बिजनेस करने के लिए, तो ये भी ले रहे हैं। तो बैंक ने कहा ठीक है। तो बैंक ने $50,000 XYZ लिमिटेड के खाते में लंदन में ट्रांसफर कर दिया। बट बैंक ने ये चेक ही नहीं किया कि ऐसी कोई कंपनी सही में इनको रॉ मटेरियल भेज भी रही है या नहीं भेज रही। वैसे चेक करना चाहिए, बट बैंक ने विश्वास कर लिया। अब विश्वास क्या कर लिया? पैसा खिला के विश्वास करवा दिया गया। इज दैट क्लियर? तो पैसे कहां चले गए इंडिया के बैंक से? XYZ के बैंक अकाउंट में। और इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया कि भाई हमने विजय माल्या को पैसा लेंड किया है क्योंकि उन्होंने बाहर से रॉ मटेरियल खरीदा है। और एक्चुअली ये कंपनी भी विजय माल्या की ही थी जो वहां पे थी।
तो पैसा यहां से कहां जा रहा है, लंदन जा रहा है। स्टार्टिंग में 2-4 बार तो उन्होंने टाइम पे बैंक को पैसा वापस भी कर दिया। लाइक आज $50,000 ट्रांसफर हुए, 2 दिन में दे दिए पैसे। फिर $1 लाख ट्रांसफर हुआ, फिर 3 दिन में दे दिए। उसके बाद ट्रांसफर कुछ ऐसा होने लग गया कि बैंक ने मैनेजर को बोला कि भाई $2 लाख ट्रांसफर कर दो, हम आपको 1 हफ्ते में पेमेंट कर देंगे। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने $20,000 का पेमेंट कर दिया। अभी भी कितना पेंडिंग है, 1,80,000। फिर बैंक से बोला भाई $3 लाख का पेमेंट कर दो, हम 1 हफ्ते में पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे लिटरली बैंक को पहले ये बोलना चाहिए पुराना डेट क्लियर करिए तो अगला डेट आपको मिलेगा। बट पैसा खिला के, घूस घूस खिला के, कुछ भी ऐसी चीजें लगवा के, नहीं भाई इनको एडिशनल फंड्स की जरूरत है, बिजनेस इज वेरी बिग, तो चलिए फंडिंग कर दी जा रही है। तो इन्होंने फिर $30,000 बैंक को दे दिए। फिर बैंक से कहा भैया $5 लाख का फंडिंग कर दो, फिर 50,000 दे दिए गए। 6 महीने 8 महीने ये कर्मकांड चलता रहा। उसके बाद जब ऑडिटर आया और उसने देखा कि भाई इस पर्सन को इतना पैसा दिया गया लोन पे बट इसकी रिकवरी नहीं है, तो जब उसने मुंह खोला तो उसको भी घूस खिला दी गई। तो ये कर्मकांड 2-3 साल चला। उसके बाद एक थोड़ा महात्मा गांधी टाइप जी वाला ऑडिटर बैठ गया कि भाई मैं तो इस बात को रिपोर्ट करूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कि बिना ओल्ड डेट क्लियर किए कैसे पर्सन को उसकी लिमिट से ज्यादा डेट मिल गई। उनको भी घूस खिलाने की कोशिश तो की गई थी बट उन्होंने घूस खाई नहीं और उन्होंने जाके पोक दिया। तब जाके इनका पूरा खेल सामने आया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, $10 लाख इन्होंने अपने नाम पर बोरो करके लंदन की कंपनी को पे करवाया कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा, बट बैंक को पे कितना किया, सिर्फ $1 लाख। तो भैया $9 लाख हमको अभी और चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने टोटल 9,000 करोड़ रुपए का इंडियन करेंसी में घपला किया था बच्चों। उस समय हिंदुस्तान की आबादी जो थी 125 करोड़ की थी, मतलब एक इंसान का लगभग ₹72 लेके भागे थे ये। समझ में आ गया, 2 मैकडॉनल्ड्स के बर्गर आते थे उस जमाने में इतने पैसे में। खैर जोक सपाट, लॉजिक समझ में आया। तो रीस्ट्रक्चर का मतलब यही कि अगर आप एक डाइंग कंपनी है तो बैंक आपको फंड्स वगैरह दे के वापस से स्टैंड अप कर सकता है। तो ये थी विजय माल्या की छोटी सी एग्जाम्पलरी कहानी कि उन्होंने यही काम किया। पैसा लिया बैंक से ये बोलकर कि मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, बट एक्चुअली में लंदन में ऐसी कोई भी कंपनी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी। बस पैसे यहां से जाते थे उस कंपनी के अकाउंट में जमा होते थे। और बाद में नेताओं की चालबाजी से जब पता लगा कि फंसने वाले हैं, जेल जाने वाले हैं, तो खुद भी फुर्री हो लिए और वहां पे पैसा पड़ा ही हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है सर वहां से रिकवरी करके इनको वापस नहीं लाया जा सकता? बिल्कुल लाया जा सकता है, बट इट्स अ लीगल प्रोसेस। उनके पास यूके का भी रेजिडेंटशिप स्टेटस है। उन्होंने गलती, उन्होंने चोरी चकारी हमारे देश में की है, यूके में नहीं की है। तो भाई वहां की सरकार कह रही है कि भाई कोई अगर गड़बड़ी करेगा तो हम उसको सजा सुनाएंगे ना। हमारे यहाँ तो उन्होंने कोई गड़बड़ी की ही नहीं। मान लीजिए कि आपके घर में एक डॉग है, पेट डॉग है मान लीजिए, और वो किसी को परेशान नहीं कर रहा है, क्या फालतू मारने पीटने लग जाएंगे? बट अगर सड़क पे 2 अंकल लोग को काट के भाग गया तो वो 2 अंकल तो उसके दुश्मन हो जाएंगे और वो भी अंकल का दुश्मन हो जाएगा। तो वो अंकल उसको सजा देंगे क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, बट आपके साथ घर में गलत नहीं हो। तो वो हमारे यहाँ के पेट डॉग नहीं, हमारे यहाँ काट के भागे हैं, यूके के वो पेट डॉग है। समझ में आ गई बात? तो रिकवरी के केस में अगर बैंक को लगता है कि भाई रेक्टिफिकेशन या रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पा रही है, तो यहां पे अब वो आपकी एंटरप्राइज के खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर लेंगे और आपकी असेट्स बिकवा के अपना पैसा वापस ले लेंगे। इज दैट क्लियर? बट एज फार एज पॉसिबल बैंक कभी ये नहीं चाहता कि किसी का बिजनेस बंद हो जाए, क्योंकि अगर किसी का बिजनेस बंद हुआ तो बैंक से फंडिंग लेगा नहीं, और फंडिंग नहीं लेगा तो क्या बैंक को इंटरेस्ट के नाम पे कमाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो समझ में आ गया स्ट्रेस के केस में क्या करना है? चलिए, सो ये कुछ फाइनेंशियल टर्म्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट सबको पता है। बैलेंस शीट क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, ओब्लिक करके बस यहाँ पे सेल्स लिख लीजिए ताकि हमेशा याद रखें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये भी याद कर लीजिए। सेल से एक एरो बनाइए, यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाइए और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट तक ले जाइए। जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कौन से हैं भाई? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, दीज आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस? इंटरेस्ट को कॉर्पोरेट अफेयर्स में हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। क्या बोलते हैं? देन वी हैव डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन के नीचे एक कंटेंट लिख लीजिए, इट इज एक्चुअली अ नॉन कैश आइटम। समझ में आ गई बात? टैक्स पे करने से पहले जो भी आपका प्रॉफिट आएगा आप उसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे कैलकुलेट होता है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। यहां पे मैं एक कॉम्पोजिशन लिखना चाहूंगा, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इसमें से इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
देन इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, समझ में आ गया? चलिए, देन वी हैव लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऑल दैट अ बिजनेस ओज, बच्चों उसे क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। खोपड़े में बात गई। एंड देन वी हैव दिस कॉम्पोजिशन stating what is termed as children assets. What are assets? बहुत सिंपल सी बात है, anything that the business owns will be called as assets. रिसीवेबल्स की बात करें तो यहां पे दो चीजें आ जाएंगी, एक रिवीजन ही हो रहा है आपका अकाउंटेंसी का। वन इज ओरल एंड अदर इज रिटन। अगर हम ओरल की बात करें तो वी कॉल देम एज, बच्चों, व्हाट? डेटर्स। और अगर रिटर्न की बात करें तो वी कॉल देम एज बिल्स रिसीवेबल। खोपड़े में बात गई। और ये रिसीवेबल्स भी एक तरह की करंट असेट्स है विद कैश, बैंक, स्टॉक। और इन्हें करंट असेट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट्स हैविंग अ कन्वर्टेबल टाइम पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। एक साल के अंदर अगर आपकी कोई भी असेट आपको ठीक ठाक पैसे कैश में देकर चली जाए तो आप उसे क्या बोलते हैं? करंट असेट बोलते हैं। देन वी हैव फिक्स्ड असेट चिल्ड्रन, जिसको आज की भाषा में बोला जाता है नॉन करंट असेट। और देयर इज अ न्यू टेक्स्ट नाउ टाइटल्ड एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब क्लास 12th में बच्चे अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो ये सब शब्द उनको समझ में आते हैं। कैश क्रेडिट बोले और वी कॉल इट एज बैंक ओवरड्राफ्ट, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। आपने कोई भी अगर बैंक से मनी बोरो किया फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ मोर देन एन ईयर तो आप उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। इज दैट क्लियर? इक्विटी कैपिटल इज द अमाउंट दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी वाइंड अप होने में पैसा बाद में मिलता है, पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस वालों को। डिविडेंड भी पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, और अगर प्रॉफिट बचेगा एज वेल एज कंपनी का मन होगा तो कंपनी इक्विटी वालों को डिविडेंड देगी, वरना नहीं देगी। और आप कोई कोर्ट में स्यू भी नहीं कर सकते कंपनी को। खोपड़े में बात गई। और स्टॉक मार्केट में जो मेजोरिटी शेयर्स की ट्रेडिंग आपको नजर आती है चिल्ड्रन, दैट इज ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो झटपट इन चीजों को अपडेट कर ले, काफी नॉलेज की चीजें थी ये। चलिए, देन वी हैव सर्टेन इनिशिएटिव्स टेकन बाय एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म सबको पता होगा, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये क्या होता है? अभी अभी आपने अकाउंटेंसी में एक चैप्टर पढ़ा, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप जब किसी पर्सन को गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं तो उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर देते हैं। जब बिल ड्रॉ करते हैं तो वो इंसान आपका ओरली से हटके रिटर्न क्या बन जाता है? डेटर। खोपड़े में बात गई। और अब आपको जब पैसे चाहिए होते हैं टाइम से पहले तो आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक से कहते हैं कुछ काट पीट के भाई हमको पैसे दे दो। तो दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने बिल नहीं ड्रॉ किया तो आप उसको डिस्काउंट नहीं करा सकते। ये थोड़ा उससे भी ऊपर है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दोज पीपल जिनको आपने क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं, दे ऑल आर चिल्ड्रन कॉल्ड एज व्हाट? डेटर्स। इन सारे डेटर्स का डेटा आप दे सकते हैं लाइसेंस्ड एंटिटीज को, RXIL, मिंट सॉल्यूशन एंड ए ट्रेड्स। ये आरबीआई के थ्रू ऑथराइज किए गए हैं। और ये आपके डेटर्स को, मान लीजिए आपने किसी डेटर को 50,000 रुपए का उधार में सामान बेचा एंड डेटर इज सपोज टू पे द मनी आफ्टर 3 मंथ। तो मान लीजिए इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 3 महीने का 8% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपसे और आपको पैसा दे देंगे। सर कहने का मतलब ये हुआ, लाइक 50,000 का 8% कितना होता है बच्चों? 4,000, ठीक है। और 3 महीने के लिए कितना हो गया ये? 1,000। तो ये आपको 49,000 रुपीज दे देंगे और आपका और डेटर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने ऊपर ले लेंगे कि भाई अब आपका डेटर आपको ना पे करके इनको पे करेगा। और सर भाग गया तो 100 में से 2 भाग भी जाते हैं, इसीलिए तो वो 1,000 रुपए काटा जा रहा है आपसे। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड। तो दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट? ट्रेड्स। बट इसके लिए अगेन अ बिजनेस लाइक योर्स शुड बी रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन को
किसी भी तरह की ऐसी सहूलियत प्रोवाइड इन तीनों में से कोई भी नहीं करता। खोपड़े में बात गई। सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स, if you are hesitant to apply to bank for MSME loan due to knowledge or preparing business proposals, in that case आप एक सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर के पास जाइए जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। वो आपका सारा कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर देगा। जैसे किसी को विदेश पढ़ने जाना होता है तो भाई कॉलेज में अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे आपको वीजा मिलेगा, पासपोर्ट तो ऑब्वियस सी बात है बना ही होगा, नहीं बना तो उसकी भी हेल्प कर देंगे। तो सारा डेटा आपका तैयार कर देते हैं। अच्छा सर, जैसे बोल दे बिट्टू भैया से कि भैया आप हमारी प्रोजेक्ट की फाइल बना दीजिए, हम 500 रुपये आपको दे देंगे। बट टीचर पहचान लिया कि इतनी सुंदर हैंड राइटिंग तो है नहीं, तो आप लेके गए थे 40 पेज की फाइल, टीचर ने उसको कम से कम 160 पेज करके लौटा दिया। तो समझ में आ गया ना 40 पेज की फाइल 160 पेज कैसे बनती है? कैसे बनती है भाई? एक पेज को 4 टुकड़ों में फाड़ के। तो आप 40 इवन पेज लेके गए थे, टीचर ने 160 अनइवन पेज बना दिए। ग्रोथ प्रिंसिपल। तो ये सर्टिफाइड काउंसलर्स होते हैं, ये आपकी सारी हेल्प कर देंगे, सारी कागजी कार्रवाई, सारा पेपर वेपर सब कंप्लीट कर देंगे। सर ये मिलते कहाँ हैं? http या www.udyamimiत्र.in/home/ccc पे जाइए, उनके सारे डिटेल्स आपको नजर आ जाएंगे। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस? चलिए तो देख लेते हैं कि भाई हमको ये लोग कहाँ पे मिलेंगे। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। विजिबल टू एवरीबॉडी भाई? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? अब यस उद्यमी सर। मित्र में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए SIDBI नजर आ गया। अब यहाँ पे आपको कहीं पे सिद्धवी वाले भी मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने से लोग कहते हैं भगवान मिल जाते हैं। कहाँ है भाई CCC? देखिए PM विश्वकर्मा योजना किसानों के लिए, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अब ये क्या होता है सर, निधि को पकड़ना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, निधि तो मेरी कजन का नाम है, आप कहाँ से पकड़ लेंगे उसको? तो निधि मतलब असिस्टेंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो सड़क पे ठेला वगैरह खुमचा वगैरह लगाते हैं, सर मोदी जी को उनकी क्या चिंता है? मोदी जी को उनकी चिंता नहीं है भाई। ये वो जो मदर टेक्सेसा है आजकल, मदर टेरेसा थी, अब एक मदर टेक्सेसा बनी हुई है, काफी वायरल हो रही है इनकी फोटो, हमारी निर्मला मौसी, उनकी चिंता है। तो वो कह रही है जो मोमोज वाले हैं, ये जो चाइना टाउन वाले हैं, ये जो कचौड़ी वाले हैं, कबाब पराठा वाले हैं, खूब पैसा कमाते हैं ये लोग, बट सरकार को टैक्स ठेंगा देते हैं। तो इनको पहले लालच दो, भैया हमसे 10,000 ले लो उधार, 20,000 ले लो, 6 महीने में पे कर देना। 6 महीने में पे कर दोगे, फिर 50,000 देंगे, 1 साल में पे कर देना। पे कर दिया, फिर 1 लाख देंगे इसको, 2 साल में पे कर देना। पे कर दिया, फिर 5 लाख देंगे इसको, 4 साल में पे कर देना। मतलब धीरे धीरे आपकी औकात बढ़ रही है, तो भरोसा विश्वास भी बढ़ रहा है, और इससे आप सरकार की नजरों में रजिस्टर हो गए। 10 साल कर लो बिजनेस, कोई समस्या की बात नहीं है। फिर एक नया कानून लेके आएंगे 10 साल बाद, और फिर आपसे टैक्स वसूलेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? क्योंकि फिर आप भाग नहीं पाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया। और आपको अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से सिस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर ले आएंगे। हम आपको एक पोर्टल के थ्रू सस्ते वेंडर भी दे देंगे, भाई मसाला इससे खरीद लो, और आटा इससे खरीद लो, सॉस इससे खरीद लो। तो वेंडर्स भी पता लग गए कौन आपको सामान बेच रहे हैं। कल को आप टैक्स में आनाकानी करेंगे तो आपके अकाउंट को ब्लॉक मोड पे डाल देंगे, और वेंडर को बोल देंगे भैया इसको अपने रिस्क पे सामान बेचो, भाग गया तो हमसे मतलब नहीं है। क्या वेंडर रिस्क लेगा? बिल्कुल नहीं। आप सड़क छाप बिजनेसमैन है, कौन रिस्क लेगा? तो आपकी सप्लाईज भी ऑटोमेटिकली क्या होंगी? ब्लॉक हो जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड वेल? जैसे आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सामान बेचा, आप भी GST रजिस्टर्ड, वो भी GST रजिस्टर्ड, और वो आपका पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा, तो आप GST पोर्टल पे उसकी कंप्लेन कर दीजिए, सरकार उसके GST लाइसेंस को कैंसिल कर देगी। तो एक्चुअली अब वो भी आपका उधार लेके भाग नहीं पाएगा। तो इस तरह का इकोसिस्टम इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है इंडिया में। तो अभी तो आसान है, 10 साल बाद ये सब टैक्स देने लग जाएंगे। देन स्टार्टअप इंडिया बैंक लोन मिल सकता है 10 लाख से 1 करोड़ तक का, यहां अप्लाई करना पड़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री, वो मतलब पोल्ट्री फार्म वगैरह खोलना है या डेयरी वगैरह। मेडिकल डिवाइस क्लस्टर कॉमन फैसिलिटीज के लिए नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, भेड़ बकरी पालन केंद्र के लिए। PLI स्कीम है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, घर से अगर आप कुछ बना रहे हैं कढ़ाई बुनाई का आइटम, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फार्मा है, वैसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देन स्वावलंबन चैलेंज फंड, स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र, वेंडर कनेक्ट, हाँ ये मैंने बताया था ना कहाँ से सस्ते वेंडर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अप्लाई करिए, तो आपको जैसे alibaba.com है B2B प्लेटफॉर्म, तो ये हमारे इंडिया का B2B प्लेटफॉर्म है, आप समझ लीजिए। ओके। अब यहाँ CC वाले लगता है पुराने जमाने के हो गए और बंद हो गए, इसलिए नजर आ नहीं रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ये वेंडर कनेक्ट का एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, तो आप समझ जाएंगे कि इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स वो भी हैं।
सी हु आर यू, आप कौन है, वेंडर है कि बायर है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, ओटीपी आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट करेंगे। फिर आप एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जिस तरह का बिजनेस आप करते हैं उस तरह के वेंडर्स आपको मिल जाएंगे। तो एग्जैक्टली ऐसे ही, अब सीसी पुराना हो गया होगा इसलिए यहाँ पे इन्होंने हटा दिया शायद। यहाँ पे आप अपनी डिटेल भरिए, किस तरह का लोन चाहिए, कौन सा बिजनेस करते हैं, कितना लोन चाहिए। तो सीसी आपको अप्रोच करेगा, फिर आपसे आपकी सारी बातें, आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, और आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देगा, ताकि बैंक आपको ठीक ठाक लोन दे पाए। पीपल अंडरस्टूड दिस? तो आपका भी कोई स्टार्टअप आइडिया वगैरह हो तो आप यहां से उसको फाइनेंस करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैंक लोन आपको मिलेगा 10 लाख से 1 करोड़ का। व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई? लगता है ढेर सारे लोग बैंक लोन ले रहे हैं। चलो छोड़ो बैंक लोन, स्ट्रीट वेंडर पे आ जाते हैं। किसी को अगर मोमोज का, ये देखो ये बहुत तेज है, ये आ गया। हाँ ये वो है स्टार्टअप इंडिया वाली स्कीम। तो पूरा लिखा, आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल करिएगा घर जाके। लेट्स सी। प्रधानमंत्री जी, इनके पास जैकेट है की ऑरेंज कलर की, पता नहीं कब धुलते हैं कब पहनते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कैसे अप्लाई करना है। तो लाइक आई पुट माइन 9140817001, और ये कैप्चा डाल देते हैं, USJY3, बबलू का भाई डब्लू। चलिए कुछ गड़बड़ डाल दिया क्या? अच्छा 3 नहीं लिखा मैंने, हैश लिख दिया उसकी जगह। चलिए 3 आ गया भाई। रिक्वेस्ट ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। बड़ा खतरनाक है, लोग कहते हैं ओटीपी नहीं बताना चाहिए, बट मैं आपको बता दूंगा ओटीपी। हाँ 009832 आया है। तो आपके पास भी ऐसे ओटीपी वगैरह आए बैंक से तो आप बता दीजिएगा। मतलब मेरे को मत बताइएगा, अपने आप को बताइएगा। चलिए देखिए इस तरह से लॉगिन हो गया। डू यू हैव आधार कार्ड? अब यस बोलूंगा तो कहेगा आधार कार्ड का नंबर दीजिए, फिर आधार कार्ड नंबर देंगे, फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन। फिर बैंक पूछेगा भैया कितने का लोन चाहिए, अच्छा 2 लाख का लोन दे दो, और सर लेके आप भाग गए तो भैया आधार कार्ड दे दिया, आपका सारा डेटा तो ऑटोमेटिकली इनके पास चला गया। पैन आपका लिंक है, मतलब मेरा तो लिंक ही है खैर, तो मेरे सारे बैंक अकाउंट्स इनके पास है। इज दैट क्लियर? मेरा घर का पता था सब इनके पास है। तो वो अजय देवगन जी का डायलॉग था ना मूवी में, कि पुलिस सतर्क हो जाए तो मंदिर से एक फटी चप्पल भी चोरी ना हो। तो ये तो आपको घर से उठवा के ले जाएंगे। खोपड़े में बात गई। समझ में आ गया कैसे एप्लीकेशन वगैरह होता है? तो इसीलिए आधार और पैन को लिंक कराया गया है, कि आपका एक कॉमन स्टेटस, कॉमन एलिजिबिलिटी, कॉमन अवेलेबिलिटी आपकी पता लग जाएगी, आप हैं कौन। समझ में आ गई बात? तो इस वेबसाइट को जरूर देखा करिए, इन सब चीजों से काफी ज्ञान मिलता है। कल को पता लगा स्टार्टअप आइडिया तो आ गया आपके पास, अब पैसा कहाँ से लाएं, रजिस्टर कहाँ करें, वेंडर कहाँ से मिलेगा, बिकेगा कहाँ पे सामान, तो आपको ये सब चीजें काम आती है। खोपड़े में बात गई। तो ये सब होना तो चाहिए स्कूल एजुकेशन का पार्ट, बट हमारे यहाँ तो वो हेरिटेज सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो हमारे दादाजी ने पढ़ा था वही हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बल्कि वो हो चुका है पूरी तरह से एक्सटिंक्ट। खोपड़े में बात गई। ये सारी स्कीम्स कहीं ना कहीं आपने कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स में टीचरों के मुंह से सुना जरूर होगा, बट रियलिटी में ये वेबसाइट्स ही सिलेबस है आज का, समझ लीजिए। ओके। तो इफ यू हैव एनी स्टार्टअप आइडिया यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड। अरे 10,000 भी मिल गया तो बढ़िया पार्टी कर लेना जाके। ओके खराब नहीं है। चलिए। सो दिस मटेरियल वाज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन RBI's फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट चिल्ड्रन, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बनाया। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया भाई? तो इसी के साथ ये कॉम्पोजिशन होता है समाप्त।